हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटीडी। आज डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए ये क्लास नंबर 1 है और आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम है फसल। जैसा कि आपको ज्ञात है कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में फसल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और फसल से रिलेटेड कई बार परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए सबसे पहले शुरुआत इसी चैप्टर से की जा रही है। इसके बाद हम अन्य चैप्टरों को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। मिट्टी या मृदा क्या है? मृदा भूप्रपटी की सबसे ऊपरी परत है जिस पर वनस्पतियां उगती हैं। ये अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करती हैं जो इसके ऊपर अथवा अंदर रहते हैं। आपसे पूछा जाता है कि मिट्टी या मृदा क्या है, तो आपको लिखना है कि मृदा या मिट्टी भूप्रपटी की सबसे ऊपरी परत है जिस पर वनस्पतियां उगती हैं, या हम कह सकते हैं जिस पर पेड़ पौधे उगते हैं। ये अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करती है जो इसके ऊपर अथवा अंदर रहते हैं। ये आपकी मिट्टी की यहाँ पे डिफिनीशन हो गई। नेक्स्ट है मृदा का संयोजन किस प्रकार से करेंगे, अर्थात मृदा का संयोजन का अर्थ है कि मृदा किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले देखेंगे खनिज लवण। याद रखिएगा, खनिज लवण में रेत, कंकड़ और मृतिका ये आती हैं। नेक्स्ट है अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ में यहाँ पे हो गया जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन, NO3, SO4 और CO3, ये सभी आपके अकार्बनिक पदार्थ हो गए। इसके बाद कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना होता है कार्बनिक पदार्थ, जिसे हम ह्यूमस भी बोलते हैं, जिसमें जंतु या पौधों के मृत शरीर के सड़ने के बाद बना पदार्थ कार्बनिक पदार्थ के अंदर आता है। नेक्स्ट है सजीव प्राणी। मृदा का संयोजन इन सभी पॉइंटों से होता है, आपको याद रखना है। मृदा का संयोजन खनिज कण से, अकार्बनिक पदार्थ से, कार्बनिक पदार्थ से और सजीव प्राणी से। यदि आपको ये शार्ट में पूछा जाता है कि मृदा का संयोजन किस प्रकार से होता है, तो सिर्फ आपको लिखना है मृदा का संयोजन निम्नलिखित प्रकार से होता है: खनिज कण से, अकार्बनिक पदार्थ से, कार्बनिक पदार्थ से, सजीव प्राणी से। किंतु यहीं पे मृदा का संयोजन यदि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपको फिर ये सभी चीजें लिखनी होंगी कि खनिज कण के अंतर क्या आता है, अकार्बनिक पदार्थ के अंतर क्या आएगा, कार्बनिक पदार्थ के अंतर और सजीव प्राणी के अंतर्गत। ये सभी पॉइंट आपको लिख के आने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे मृदा के बनावट या फिर कण। तो मृदा के बनावट में याद रखें कंकड़ के कण होते हैं, रेतीले कण और मृतिका कण। मृतिका कण जो होती हैं, इसमें चिकनी मिट्टी की साइज याद रखिएगा 0.2 मिलीमीटर से भी कम व्यास का होता है मृतिका कण, या हम कह सकते हैं चिकनी मिट्टी। बहुत ही बार ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जा चुका है कि चिकनी मिट्टी का व्यास कितना है, चिकनी मिट्टी की व्यास कितनी रहती है। तो याद रखिएगा 0.2 मिलीमीटर से भी कम व्यास इसका रहता है। ये आपके मृदा के बनावट या कण हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे मृदा के प्रकार। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मिट्टी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पथरीली मिट्टी। यहाँ पे जितने भी टाइप हैं वहाँ पे सभी टाइप आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं, जिससे एग्जाम में कम से कम आप 4 से 5 प्रकार आराम से लिख के आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे यदि हम 3 से 4 ही तरीके आपको बताते मृदा के, तो उनमें से 1 से 2 आपको याद रहते, बाकी 2 आपके भूल जाते। किंतु यहाँ पे हमने इतने सारे यहाँ पे मिट्टी के प्रकार बताए हुए हैं जो कि लगभग सभी यहाँ पे शामिल हैं, तो आपको यहाँ पे 4 से 5 आसानी से याद रह सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे बलुई मिट्टी। तो पौधों के लिए अनुपयोगी है, ये राजस्थान एवं गुजरात में अधिक पाई जाती है। बलुई मिट्टी में होती है जहाँ पे बालू मात्रा अधिक होती है, तो ये जो मिट्टी है ये राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में अधिक पाई जाती है और ये पौधों के लिए अनुपयोगी है, अर्थात पौधों के लिए ये ज़्यादा लाभकारी नहीं है। नेक्स्ट है चिकनी मिट्टी। तो चिकनी मिट्टी जल अवशोषण धीरे धीरे करता है, अतः ये अनुपयोगी है। जल का अवशोषण है वो चिकनी मिट्टी ज़्यादा नहीं कर पाता, इसलिए ये भी पौधों के लिए ज़्यादा लाभकारी नहीं है। नेक्स्ट है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी याद रखिएगा, ये बालू, चिकनी मिट्टी और गाज से मिलकर बनी होती है। दोमट मिट्टी को याद रखिएगा, बालू, चिकनी मिट्टी और गाज से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ है, गेहूँ, चावल, गन्ना उत्पादन के लिए ये सर्वोत्तम है। आपको जलोढ़ मिट्टी याद रखना है और यहाँ पे चिकनी मिट्टी याद रखना है, ये बहुत ही बार पूछे गए हैं। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा अत्यधिक उपजाऊ होती है, गेहूं, चावल, गन्ना उत्पादन के लिए ये सर्वोत्तम मिट्टी मानी गई है। नेक्स्ट है काली मिट्टी। काली मिट्टी ये ज्वालामुखी शैल से निर्मित है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाई जाती है और काली मिट्टी जो है ये कपास के लिए बहुत ही अधिक फेमस है। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास यहाँ पे होता है और काली मिट्टी याद रखिएगा ज्वालामुखी शैल से निर्मित है, अर्थात ज्वालामुखी विस्फोट से ये निर्मित होती है और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश क्षेत्र में ये पाई जाती है। नेक्स्ट है लाल मिट्टी।
लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है और आग्नेय सेल से ये निर्मित होती है। आपको ये सारे पॉइंट जितने यहाँ पे लिखे हैं वो आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपको लॉन्ग में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं अर्थात एमसीक्यू जो 1 नंबर के पूछे जाते हैं उनमें डायरेक्ट आता है कि लाल मिट्टी का निर्माण किससे होता है। ऑप्शन में आपको आयरन ऑक्साइड दे देगा, या फिर आपको ज्वालामुखी सेल दे सकता है, या फिर अन्य चीजें दे सकता है। तो जितने यहाँ पे पॉइंट लिखाए गए हैं वो आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डिटेल हम नहीं बता रहे, क्योंकि वो आपके लिए अनुपयोगी है। जो इंपॉर्टेंट है वही सिर्फ बताया जा रहा है, जिससे आप कम समय में बेहतर यहाँ पे चीजों को सीख सकें। नेक्स्ट है रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी याद रखिएगा, ये राजस्थान गुजरात के मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ होती है। चाय एवं चावल का उत्पादन पर्वतीय मिट्टी में किया जाता है। नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टी। ये नागपुर के पठार में पाई जाती है और उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिक होती है। उत्तर पूर्वी राज्यों का अर्थ है, ये आपने मैप देखा होगा, यहाँ पे आपका उत्तर आएगा और ये क्षेत्र में पूरब आएगा। तो यहाँ पे ये जो जगह बचती है यहाँ पे लेटराइट मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। अब यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र होते हैं आपको यहाँ पे ज्ञात होगा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के मध्य यहाँ पे कौन कौन से राज्य आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे पथरीली मिट्टी। ये कृषि के लिए अयोग्य है। जो पथरीली मिट्टी होती है इसमें हम कृषि नहीं कर सकते हैं, तो आपको इसमें याद रखना है बलुई मिट्टी याद रखिएगा, चिकनी मिट्टी याद रखिएगा, और यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। इनको आप प्रमुख रूप से याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बार आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। बाकी आप सभी को भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है मृदा के उपयोग क्या है। तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि मिट्टी के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, तो कृषि क्षेत्र में मिट्टी का सर्वोत्तम उपयोग होता है। नेक्स्ट है ईंटों के निर्माण में मिट्टी का उपयोग होता है। ईंटों के निर्माण में मिट्टी का बहुत ही अधिक उपयोग होता है। नेक्स्ट है मिट्टी का उपयोग औषधि के रूप में होता है। नेक्स्ट है मिट्टी के बर्तन बनाने में और सौंदर्य उत्पाद में। तो बहुत सारे मिट्टी के यहाँ पे प्रकार आते हैं जो सौंदर्य उत्पाद में भी प्रयोग किए जाते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने में, औषधि के रूप में, ईंटों के निर्माण में और कृषि क्षेत्र में मृदा के उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है फसल। फसल किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है, फसल किसे बोला जाता है। और बहुत बार ये परीक्षा में प्रश्न आपके पूछा गया है कि फसल किसे कहते हैं। तो एक साथ एक ही स्थान पर उगाए गए एक ही जात के पौधों के समूह को फसल कहते हैं। याद रखिएगा, एक साथ एक ही स्थान पर उगाए गए एक ही जात के पौधों को समूह को हम फसल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये खेत है, इस खेत में हमने यहाँ पे गेहूं इस प्रकार से बोया हुआ है, और गेहूं बोने के बाद ये एक साथ एक खेत में एक स्थान पर जो एक ही जात के पौधे उगाए जाते हैं उसके समूह को यहाँ पे फसल बोला जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई कि एक साथ एक ही स्थान पर उगाए गए एक ही जात के पौधों के समूह को फसल कहते हैं। इसकी परिभाषा याद रखिएगा। नेक्स्ट है फसलों के प्रकार। परीक्षा में ये बहुत बार पूछा जाता है कि फसल क्या है, फसलों के प्रकार क्या है। ये आपका लॉन्ग में पूछा जाता है, या 60 में पूछा जाएगा तो फसल किसे कहते हैं, या आ सकता है रबी की फसल किसे कहते हैं, खरीफ की फसल किसे कहते हैं, या जायद की फसल किसे कहते हैं। तो फसलों के प्रकार कितने होते हैं, तो याद रखिएगा फसलें के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, ये 3 प्रमुख हैं। आइए देखते हैं कि रबी की फसल क्या है। तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। ये अक्टूबर से दिसंबर तक इसकी बुआई होती है। याद रखिएगा जो रबी की फसल है वो अक्टूबर से दिसंबर तक इसकी बुआई होती है। रबी की फसल के अंतर्गत आने वाली जो फसलें हैं इनमें है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मेथी, आलू, बरसीम और मसूर। ये आपको कुछ फसलें याद रखनी है। इन फसलों में प्रमुख है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। इतना आपको ये याद रखना है। ये आपके परीक्षा में आ सकता है या ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं कि इनमें से रबी फसलें कौन सी हैं। और बोने के समय आपको पता है अक्टूबर से दिसंबर तक, और इसके 3 महीने बाद इसकी कटाई हो जाती है। अक्टूबर से दिसंबर तक चलेगा तो दिसंबर के बाद यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि मार्च और अप्रैल में इसकी कटाई यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल एक उष्णकटिबंधीय फसल है और ये जून जुलाई में बोई जाती है। याद रखिएगा जून जुलाई में यहाँ पे खरीफ की फसल बोई जाती है। और इसके अंतर्गत आने वाली जो फसलें हैं वो है मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, धान, सोयाबीन, कपास और जूट। इन सबको आपको याद रखना है कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाएगी। और इसके अंतर्गत आने वाली फसलें हैं मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, धान, सोयाबीन, कपास, जूट। नेक्स्ट है जायद की फसल। जायद की फसल गर्मी के दिनों में बोई जाती है और ये मार्च से अप्रैल के मध्य इसको बोया जाता है। साथ में याद रखिएगा इसके अंतर्गत आने वाली जो फसलें हैं वो हैं सब्जियां, खरबूज,
तरबूज, ककड़ी, लौकी, करेला, भिंडी। ये सभी जितनी भी सब्जियां होती हैं, ये खरबूज हो गए, तरबूज हो गए, ककड़ी, लौकी, करेला, भिंडी, ये सभी जायद फसलों के अंतर्गत आती हैं। तो इन तीनों फसलों को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि रबी फसल अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है, खरीफ की फसल जून से जुलाई में इसकी बुआई होती है और जायद की फसल मार्च से अप्रैल के मध्य इसकी बुआई होती है। तो ये हो गई आपके फसलों के प्रकार। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे इसका आर्थिक महत्व के अनुसार। याद रखिएगा, फसलों के प्रकार यदि आर्थिक महत्व के अनुसार पूछे जाते हैं तो आपको यहाँ पे याद रखना है, ये जो प्रकार थे ये आपके ऋतुओं के अनुसार थे। ऋतु के अनुसार ये फसलों के प्रकार पूछे जाते हैं तो आपको ये लिखना है, या फिर सीधे आता है कि फसलों के प्रकार कितने हैं, तब भी आपको यही 3 लिख के आने हैं। दो प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि ऋतु के अनुसार फसलों के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको याद रखना है 3 होंगे, रबी फसल, खरीफ की फसल या जायद की फसल। या आपसे प्रश्न आता है कि फसल कितने प्रकार के होते हैं, इसका वर्णन कीजिए, तब भी आपको यही तीनों फसल लिख के आना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो फसल के हैं वो है आर्थिक महत्व के अनुसार। यदि आपसे परीक्षा में सीधे कहता है कि आर्थिक महत्व के अनुसार फसलों के प्रकार बताइए, तब आप इसे लिखेंगे। इसमें जो फसलों के प्रकार हैं वो है अनाज वाली फसलें, रेशे वाली फसलें जैसे कपास और जूट हो गई, ये रेशे वाली फसलें हैं। नेक्स्ट है शक्कर वाली फसलें जैसे कि गन्ना हो गई। नेक्स्ट है फल वाली फसलें, औषधि वाली फसलें और उद्दीपक फसलें जैसे कि चाय, तंबाकू, काफी, इलायची, अफीम, ये उद्दीपक फसलें के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है दलहनी फसलें जैसे दाल वाली हो गई, मसूर की दाल, चना की दाल, इस प्रकार से। नेक्स्ट है तिलहनी फसलें, तेल देने वाली फसलें जैसे सरसों की फसल हो गई, या फिर यहाँ पे हमने लाई की फसल बो दी, इस प्रकार से ये तिलहनी फसलों के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है सब्जी वाली फसलें, मसाले वाली फसलें और चारे वाली फसलें जिसमें ज्वार, बरसीम, घास आदि बोई जाती है। तो ये सभी आर्थिक महत्व के अनुसार फसलें हैं, जो कि भी आपको ये सभी याद रखना है। इनमें से आपको 4 से 5 यदि आपको ये याद बने रहते हैं तो ये लॉन्ग में पूछा जाता है, तो 4 से 5 के अंतर्गत आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट आता है फसल चक्र क्या है, क्रॉप साइकिल क्या है। तो याद रखिएगा, किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल बोने की क्रिया को, जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न हो, फसल चक्र या फसल चक्रण कहते हैं। फसल चक्र 2 तरीके से पूछा जाता है कि फसल चक्र क्या है या इसे फसल चक्रण क्या है। तो इन दोनों पॉइंटों को आपको याद रखना है। यदि इनका नाम आप नहीं याद रख सकते तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि फसल चक्र क्या है, फसल चक्रण क्या है, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें एक ही हैं, सिर्फ नाम में इनमें परिवर्तन किया गया है। तो फसल चक्र क्या है, किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल बोने की क्रिया को, जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न हो, फसल चक्र या फसल चक्रण कहते हैं। ये आपका यदि शॉर्ट में पूछा जाता है तो आप इतना लिख के आइएगा और इसमें आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। और ये परिभाषा जरूर याद रखिएगा। एक बात का याद रखिएगा, डिलेड में यदि आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं तब आपको पूरे नंबर मिलते हैं। यदि आप किसी चीज कोई परिभाषा पूछी गई और उसको घुमा फिरा के आप लिख के आते हैं तो उसमें नंबर नहीं दिए जाते, और यही कारण होता है कि डीएलएड में सबसे अधिक बैक लगती है। अभी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा होगा, इसमें लगभग यहाँ पे 70,000 से अधिक छात्रों की बैक लगी थी। इसका कारण क्या है कि आप जब भी परीक्षा में लिखते हैं तो आप पॉइंट टू पॉइंट सभी चीजें लिख के नहीं आते हैं। आपने फसल चक्र पढ़ा, आपने ये परिभाषा नहीं याद की, आप इसी से रिलेटेड कोई दूसरी परिभाषा किसी प्रकार की बनाकर लिखाए तो वो यहाँ पे नहीं मानी जाती है। आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें लिख के आनी है, इसी के इसमें नंबर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है भारतीय फसल चक्र। तो याद रखिएगा, भारतीय फसल चक्र का जो समय है वो 1 जुलाई से 30 जून के मध्य होता है। ये भारतीय फसल चक्र का यहाँ पे समय है कि 1 जुलाई से इसकी शुरुआत होती है और 30 जून तक ये खत्म हो जाता है, या इसे हम कृषि वर्ष के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपने सीखा यहाँ पे फसल चक्र क्या है और भारतीय फसल चक्र का समय क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि प्रश्न आता है कि फसलों से आर्थिक लाभ कमाने के सिद्धांत क्या हैं, तब आप यहाँ पे ये लिखेंगे, फसलों से आर्थिक लाभ कमाने के यहाँ पे ये निम्नलिखित सिद्धांत बताए गए हैं, जो कि अच्छी पैदावार लेने, भूमि की उर्वरा शक्ति सुरक्षित बनाए रखने के लिए और अधिक आर्थिक लाभ कमाने के लिए ये सिद्धांत बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद वाली फसलों का उत्पादन करना। याद रखिएगा, अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद हमें कम खाद वाली फसलों को बोना चाहिए। नेक्स्ट है, अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद कम पानी वाली फसलों को उगाना चाहिए। नेक्स्ट है, अधिक निराई गुड़ाई वाली फसलों के बाद
कम निराई गुड़ाई वाली फसलों को उगाना चाहिए। नेक्स्ट है दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलें उगाना चाहिए। नेक्स्ट है एक ही की तरीके के जीवों से प्रभावित होने वाली फसलों को लगातार न बोना चाहिए, अर्थात ऐसी फसल हमें लगातार नहीं बोना चाहिए जो एक ही प्रकार की जीवों को प्रभावित करती हो। नेक्स्ट है गहरी जड़ वाली फसल के बाद उथली जड़ वाली फसल बोनी चाहिए, अर्थात पहले हमने यहाँ पे गहरी जड़ वाली इस प्रकार से फसल बोई तो एक दूसरी फसल उसके बाद उसको काट के बोना चाहिए जो कि उथली जड़ वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट है फलीदार फसल के बाद फलहीन फसल की बुआई की जानी चाहिए। भूमि में विषैले पदार्थों को बढ़ने से रोकना चाहिए, अर्थात भूमि या मिट्टी में जो भी यहाँ पे खरपतवार उगाई है उसको यहाँ पे नष्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट है कृषि साधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करना चाहिए, जो भी कृषि साधन है उनका यहाँ पे उपयोग करना चाहिए। तो फसलों से आर्थिक लाभ अधिक कमाने के लिए ये कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जो आपको याद रखना है कि अधिक खाद चाहने वाली फसल के बाद कम खाद वाली फसलों को बोना, अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद कम पानी वाली फसलों को बोना, अधिक निराई गुड़ाई वाली फसलों के बाद कम निराई गुड़ाई वाली फसलों को बोना, दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलों को बोना तथा गहरी जड़ वाली फसल के बाद उथली जड़ वाली फसलों को बोना और फलीदार फसल के बाद फलहीन फसल को यहाँ पे बोना चाहिए। साथ में भूमि में विषैली पदार्थ को बढ़ने से रोकना चाहिए और कृषि साधनों का यहाँ पे उपयोग करना चाहिए। ये आपके सभी सिद्धांत हैं, आप सभी लोग याद रखिएगा। 1 से 2 बार यदि आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो आपको सारी चीज़ें पहले से ही पता है। सिर्फ यहाँ पे पॉइंट को यहाँ पे देखना है कि अधिक खाद के बाद कम खाद बोना है, अधिक पानी के बाद कम पानी वाली फसलों को उगाना है, अधिक निराई गुड़ाई के बाद कम निराई गुड़ाई वाली फसलों को उगाना है, दलहनी फसल के बाद अदलहनी फसलें उगाना है, गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उथली फसल को यहाँ पे बोना है, फलीदार फसल के बाद फलहीन फसलों को बोना है, साथ में विषैले पदार्थों को नष्ट कर देना है, कृषि साधनों का उपयोग करना है। नेक्स्ट है फसल चक्रण के लाभ क्या है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फसल चक्रण के लाभ क्या है, इन्हें आप याद रखिएगा। जितने भी यहाँ पे आपको पॉइंट बताए जा रहे हैं सभी आपको याद रखना है, क्योंकि ये सभी आपके परीक्षा में पूछे गए हैं और सभी को यहाँ पे एक क्रम तरीके से यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, जिससे सभी चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएं। फसल चक्रण के निम्नलिखित लाभ हैं, जिसमें से मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करना, भूमि संरचना में सुधार होना, भूमि के पीएच तथा क्षारीयता में सुधार करना, फसलों का बीमारियों से संरक्षण, फसल का कीटों खरपतवारों से संरक्षण, उत्पादन में वृद्धि करना, सीमित साधनों का समुचित उपयोग, ये सभी यहाँ पे फसल चक्रण के लाभ हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कर्षण किसे कहते हैं। जुताई है तो खेती की तैयारी से लेकर फसल काटने तक की सभी क्रियाएं कर्षण कहलाती हैं। जैसे जब भी हम कोई फसल बोते हैं तो फसल बोने से पहले खेतों की पहले जुताई की जाती है। जुताई करने के बाद उसमें या तो पानी लगाया जाएगा या नमी सही है तो वहाँ पे बीजों को बो दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पे जब थोड़ी फसल बड़ी हो जाती है तो वहाँ पे खाद का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद पुनः पानी लगाया जाता है। जब फसल पक जाती है तो उसकी कटाई की जाती है। कटाई के बाद थ्रेसिंग की जाती है। फिर उसको घर में उस जो दाना होगा वो यहाँ पे घर में लाया जाता है। तो ये सारी जो प्रक्रिया होती है वो कर्षण के अंतर्गत आती है। अर्थात जुताई है तो खेती को तैयारी से लेकर फसल काटने तक की जितनी भी क्रियाएं करते हैं वो सभी कर्षण के अंतर्गत आती हैं और यही कर्षण की परिभाषा है। और इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं जैसे कौन कौन सी हम यहाँ पे क्रियाएं करते हैं। जुताई करना, बोवाई करना, सिंचाई करना, निराई करना, गुड़ाई करना, कटाई करना और उसाई करना। उसाई का अर्थ होता है थ्रेसिंग करना। जैसे ट्रैक्टर के द्वारा यहाँ पे दाना और भूसा को यहाँ पे जब अलग किया जाता है तो उसे उसाई करना या थ्रेसिंग आप कह सकते हैं। ये सभी आपकी कर्षण की आपके यहाँ पे क्रियाएं हो गई। कर्षण की परिभाषा याद रखिएगा, बहुत बार पूछी गई है कि जुताई है तो खेती की तैयारी से लेकर फसल काटने तक की सभी क्रियाएं कर्षण कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जुताई क्या है। जुताई किसे कहते हैं, तो भूमि को फसल बोने योग्य बनाने हेतु मिट्टी को ढीला उलट पुलट करना जुताई कहलाता है। जैसे यहाँ पे जुताई से रिलेटेड एक बहुत ही फेमस ये लाइन है कि बीज पड़े फल अच्छा देत, जितना गहरा जोते खेत। जितना गहराई से हम खेत को जोतते हैं उतने ही अच्छे यहाँ पे जो हम फसल बोते हैं उसकी पैदावार अच्छी होती है। नेक्स्ट है जुताई की विधियां क्या हैं। जुताई की निम्नलिखित विधियां हैं, जिनमें से है पहली बार खेत बाहर से भीतर की ओर जोतें, इससे मिट्टी अंदर पलट जाएगी। नेक्स्ट है दूसरी बार भीतर से बाहर की ओर जोतें, इससे मिट्टी बाहर की ओर पलट जाएगी। नेक्स्ट है तीसरी बार में खेत को समतल
किया जाता है। आपको ये जुताई की 3 विधियां होती हैं, जिनमें से पहली बार खेत को बाहर से भीतर की ओर जोतना चाहिए, जिससे मिट्टी अंदर की ओर पलट जाती है। दूसरी बार भीतर से बाहर की ओर जोतना चाहिए, इससे मिट्टी बाहर की ओर पलट जाएगी। नेक्स्ट है तीसरी बार खेत को समतल कर देना चाहिए। अर्थात जुताई की विधियां होती हैं कि जैसे ये कोई खेत हो गया, तो पहली बार जो जुताई की जाती है वो यदि हमने इस तरफ से इस प्रकार से ट्रैक्टर को स्टार्टिंग किया तो यहाँ पे मिट्टी अंदर पलट जाएगी। जब इस खेत की दूसरी बार जुताई हो तो हमको इस तरफ से करनी चाहिए, जिससे मिट्टी जो है बाहर की ओर पलट जाएगी। और तीसरी बार जो जुताई करना चाहिए वो ये है कि इसमें जिसे पाठा बोला जाता है, वो यहाँ पे इस प्रकार से पाठा लगा दिया जाए तो जितनी भी मिट्टी होती है वो बिल्कुल समतल हो जाएगी। तो ये 3 विधियां होती हैं जुताई की। नेक्स्ट है जुताई के लाभ क्या हैं। याद रखिएगा, मिट्टी भुरभुरी, उलट पलट तथा मिश्रित हो जाती है, जिससे खाद उर्वरक आसानी से एक समान मिला सकते हैं। भुरभुरी मिट्टी में जड़ों की वृद्धि अच्छी होती है। जुताई सूक्ष्म जीवों तथा केंचुओं के वृद्धि में सहायक होता है। ये भरने के बाद भी अपघटित होकर ह्यूमस बनाते हैं। जुताई के ये निम्नलिखित लाभ हैं। आपने जुताई की विधियों को सीखा, जुताई से होने वाले लाभ को यहाँ पे जाना। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे बुआई किसे कहते हैं। ये सभी चीजें आपको ज्ञात हैं, बस सिर्फ इनको एक परिभाषा के रूप में ढालना है कि खेत की जुताई के बाद खेत में बीज बोए जाते हैं, जिसे बुआई कहते हैं। खेत की जुताई के बाद खेत में बीज बोना यहाँ पे बुआई कहलाता है। इस प्रकार से आप बुआई की परिभाषा लिख सकते हैं। बीजों का चुनाव किस प्रकार से करना चाहिए, तो बीजों का बुआई करते समय बीजों का चुनाव करते वक्त कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि बीज स्वस्थ होने चाहिए, मिलावट रहित हो, अर्थात किसी प्रकार का बीजों में केमिकल नहीं मिला होना चाहिए, उनमें किसी प्रकार का रोग ना हो। और रोग जानने के लिए कि ये बीज सही है या नहीं, इसके लिए आप पानी से भरे बर्तन में बीज डालने पर अच्छे जो बीज होते हैं वो तली में बैठ जाते हैं, जबकि खराब बीज ऊपर तैरते रहते हैं। ये यहाँ पे बीजों के पहचानने की सबसे अच्छी विधि होती है, जो कि सभी लोग यहाँ पे अपनाते हैं कि देखना है कि बीज अंदर से खोखले या खराब तो नहीं है। इसके लिए पानी से भरे बर्तन में बीजों को डाल दिया जाता है। यदि बीज जमीन में या तली में बैठ जाते हैं तो वो बीज अच्छे होते हैं, और यदि खराब बीज जो होते हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं। नेक्स्ट है बीज बोने की विधियां क्या हैं। तो बीज बोने की निम्नलिखित विधियां हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे छिटकावा विधि। छिटकावा विधि सबसे ज्यादा फेमस है। आइए जानते हैं कि ये क्या है। जब खेत में नमी अच्छी हो तो बीज को खेत में छिटक कर हल चलाकर पाटा कर देते हैं। जैसे ये मान लीजिए खेत हो गया, तो खेत में छिटकावा विधि किस प्रकार से अपनाते हैं। तो छिटकावा विधि के लिए यहाँ पे जो भी किसान होता है वो यहाँ पे एक थैली में बीज ले लेता है और उसको खेत में हाथों के द्वारा इस प्रकार से ऐसे फैलाते चला जाता है, ऐसे ऐसे दूर दूर, इस प्रकार से कि सभी जगह जो बीज हैं वो यहाँ पे पड़ जाएं। और उसके बाद ट्रैक्टर के द्वारा इसकी जुताई कर दी जाती है और उसके बाद उसमें पाटा दे दिया जाता है, जिससे ये खेती जो होती है बिल्कुल समतल हो जाती है और बीज अच्छी तरीके से ढक जाते हैं। ये यहाँ पे छिटकाव विधि कहलाती है। नेक्स्ट है हाथ से बुआई। इस विधि में एक व्यक्ति हल के कूड़ के पीछे थोड़े थोड़े बीज हाथ से डालता रहता है। इस तरह सारे खेत में बीज बो दिया जाता है। हाथ से जो बुआई की जाती है वो जो हल के कूड़ होते हैं उसके पीछे एक जो किसान होता है वो यहाँ पे बीज इस प्रकार से छोड़ता चला जाता है और उसके द्वारा यहाँ पे बीजों की बुआई हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे नरई द्वारा। और नरई द्वारा इस समय जो फेमस है वो दो ही हैं, छिटकावा विधि और नरई द्वारा। अब हाथ से बुआई बहुत ही कम रह गई है। यहाँ पे नरई द्वारा किस प्रकार से करते हैं, देसी सीड ड्रिल के द्वारा इसकी सहायता से बीज भूमि में 5 से 8 सेंटीमीटर गहराई तक गिरता है और साथ ही मिट्टी से ढकता जाता है। वर्तमान समय में आपने ट्रैक्टर में देखा होगा, जो ट्रैक्टर का इस प्रकार से सीड ड्रिल होता है उसमें इस प्रकार से यहाँ पे ये बने होते हैं। नीचे का भाग जो होता है ये खेतों के अंदर, जो मिट्टी के अंदर जाएगा, और ऊपर इस प्रकार से ये कीप नुमा भाग लगे होते हैं जिसमें से बीज को भर दिया जाता है। और जब यहाँ पे खेत के द्वारा जुताई की जाती है तो बीज इसके अंदर से होते हुए यहाँ पे नीचे मिट्टी के अंदर इस प्रकार से चले जाते हैं और इसे सीड ड्रिल बोला जाता है कि इसके नरई के द्वारा यहाँ पे हमने खेतों की बुआई की है। तो ये नरई के द्वारा हाथों से बुआई और छिटकावा विधि, ये यहाँ पे बीज बोने की विधियां हैं। नेक्स्ट है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या है, तो ट्रैक्टर की सहायता से चलाई जाती है। बीज रखने के लिए एक बॉक्स होता है, इस बॉक्स से बीज ट्यूब द्वारा एक एक करके उचित दूरी पर गिरता रहता है। अभी आपको बताया गया कि सीड ड्रिल में किस प्रकार से कार्य होता है। यहाँ पे
इस प्रकार से ये जो हल होता है इसे इसमें इस प्रकार से ये लगे होते हैं। नीचे का भाग जो होता है ये खेतों के अंदर जाता है और ऊपर इसमें कीप नुमा इस प्रकार से ये बॉक्स बने होते हैं, इसमें बीजों को भर दिया जाता है। और जब यहाँ पे ट्रैक्टर चलता है तो इससे जो बीज होते हैं इस कीप नुमा भाग से यहाँ पे नली के द्वारा यहाँ पे मिट्टी में जाते हैं और इस प्रकार से यहाँ पे खेतों की बुवाई सीड ड्रिल के द्वारा की जाती है। फसल से रिलेटेड ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है इसमें हमने बहुत सी चीज़ों को जाना है, किंतु अभी बहुत से ऐसे यहाँ पे टॉपिक हैं जो अभी पढ़ना शेष है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर साइंस में आपका ये जो चैप्टर है फसल का यहाँ पे पार्ट 1 यहाँ पे समाप्त होता है। पार्ट 2 में हम जानेंगे सिंचाई के महत्व, सिंचाई की विधियाँ, कृषि यंत्र जैसे हैरो, बखर या फिर अन्य जो भी कृषि यंत्र है उनके बारे में जानेंगे। साथ में कीटनाशक के बारे में यहाँ पे जानेंगे। ये आपकी क्लास नंबर 2 अर्थात कल जो क्लास मिलेगी फसल की यहाँ पे पार्ट 2 रहेगा, उसमें आपको ये सभी चीज़ों को बताया जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की तैयारी अब आपको बहुत ही बेहतर तरीके से करवाई जाएगी। कल की क्लास हमने हिंदी के लिए थी जिसमें आप सभी का रिस्पांस बहुत ही अच्छा आया था। आज ये साइंस की हमारी पहली क्लास है जिसको आप सभी लोग जरूर देखिएगा और बताइएगा क्लास कैसे लगी। इस क्लास का पार्ट 2 आपको कल मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।